आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। हम करने जा रहे हैं आज हमारी 8th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो है सोशल साइंस की और हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 2 से है। वर्कशीट का नंबर है 11 और डेट है आज 2 नवंबर। हम पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और उसमें भी खास पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर आपको याद ही होगा। हम यूरोपियन कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के नाम से जानते हैं और हम एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को हम ईस्ट कंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब एशिया की कंट्रीज की तरफ आती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। और ईस्ट में भी स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया की। तो चलो शुरू करते हैं आगे। आपको याद होगा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कुछ डायनेस्टीज के बारे में, जिसमें हमने सुल्तानास के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, तुगलका डायनेस्टी के बारे में, लोधी डायनेस्टी के बारे में, और इसी तरीके से उसके बाद हमने पढ़ा था मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो मुगल डायनेस्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल लास्ट एम्परर था उसका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में। और जैसे ही मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, उसके बाद कोई भी पावरफुल ऐसा एम्परर नहीं था जो सेंट्रलाइज शासन कर सके, यानी कि पूरे जो उनका एम्पायर था उसको बनाकर रख सके। तो कि कोई भी एम्पायर को दोबारा पहले जैसा किंगडम को बनाकर नहीं रख सका। इसलिए हुआ ये कि जो भी गवर्नर्स थे, जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था सल्तनत में गवर्नर्स के बारे में कि गवर्नर बना देते थे, कमांडर होते थे, इक्तादार होते थे। तो ये जो भी पोस्ट पर थे इम्पोर्टेंट नोबल थे, जो जिनके पास वेल्थ भी थी, पावर भी थी, इन सभी नोबल्स ने जो गवर्नर्स के रूप में जगह जगह इस्टेब्लिश थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया पर अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, यानी रीजनल किंगडम उन्होंने बना लिए। तो मुगल एम्परर जो है, एक तरीके से अगर हम ये कहें कि पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो रीजनल किंगडम्स में बट गया, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो 1707 के बाद छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बन गए। और अगर हम बात करें हाफ 18th सेंचुरी की, यानी कि 1750 टू 1799, 1750 से 1799 की तक की अगर हम बात करें, तो इस टाइम में एक नई पावर जो सामने निकल कर आती है पॉलिटिकल हॉरिजॉन में है, वो है ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश कहें तो ये अपने आप में एक मेन पावर के रूप में हमें इस वक्त दिखाई देने लगती है। और अच्छा, अब हमें देखना ये है कि ये जो ब्रिटेन की कंपनी है एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यहाँ आई थी, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया में आई थी। और ये इतनी बड़ी कंट्रोलर पावर कैसे बन गई, जो पॉलिसीज को कंट्रोल करने लगी हमारे देश में, ये हुआ कैसे। तो आओ आज हम ये सीखते हैं या ये हम देखते हैं कि सब हुआ कैसे। एक्चुअली 16th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ, उनसे एक परमिशन ले ली, और इस परमिशन को हम चार्टर के नाम से जानते हैं। और वो परमिशन भी ऐसी थी जिसमें ना मोनोपोली मिल गई। मोनोपोली में क्या होता है कि सिर्फ आपका राइट होगा, सोल राइट होगा, सोल राइट को मोनोपोली बोलते हैं। तो इन्होंने उससे मोनोपोली ले ली, सोल राइट ले लिया। और सोल राइट लिया किस चीज के लिए, ट्रेड करने के लिए। इन्होंने कहा कि हम ईस्ट में ट्रेड करने जाएंगे और वहां पे हमारा सोल राइट होना चाहिए, यानी कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी जो है वहां पर ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी। कहां पर, ईस्ट में। ईस्ट मतलब एशिया कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज में कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी ट्रेड के लिए नहीं आएगी। और एलिजाबेथ ने इनको ये परमिशन दे दी एज अ चार्टर के रूप में इनको एक परमिशन दे दी गई। अब ये कंपनी के पास ये पावर आ गई कि जितने मर्जी चीप रेट पर ये
लैंड चीप रेट पर सामान खरीद सकते थे, यानी कि गुड्स को बाय कर सकते थे, और फिर यूरोप में जाके यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी वहाँ पर कंट्रीज हैं वहाँ पर उस सामान को अपनी मर्जी की कीमत पर सेल कर सकते थे। तो जब ये वहाँ पर सेल करेंगे हायर रेट्स पर, तो इनका तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इनको ये राइट मिल गया कि ये एशिया कॉन्टिनेंट्स में जाकर किसी भी न्यू लैंड को अक्रॉस द ओशियंस, मतलब किसी भी न्यू लैंड को जाकर वहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में, और एशिया कॉन्टिनेंट के अलावा भी जो भी पूर्वी देश आते हैं, ईस्ट में कंट्रीज पड़ती हैं, वहाँ पर वो किसी भी देश में जाकर सामान खरीद सकते थे। एक ये बात हुई। दूसरी बात खास ये हुई कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये जितने भी हैं, जितने भी ये इंग्लैंड की जो कंपनी है ये ट्रेड करने के लिए ईस्ट जा रही है, तो इन्हें लगा कि हम ईस्ट जाएंगे और जो मर्जी वो सामान खरीदेंगे और वहाँ से आकर यहाँ बेचेंगे। लेकिन जब ये सामान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी जब जाती है ईस्ट में, तो ये वहाँ पर देखती है, खासकर जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक अकेली पावर थी यूरोप में जिसने अपने कॉन्टिनेंट के बाहर के देशों को यानी कंट्रीज को ढूंढ लिया था। इनके अलावा और भी वहाँ पे कंट्रीज हैं जो पावरफुल हैं, जैसे फ्रेंच थी, डच थी, पोर्चुगीज थे। ये वो सब थे जिन्होंने ईस्टर्न मार्केट बनाई हुई थी, यानी कि पूर्वी देशों में, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट्स या दूसरे कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज में इन्होंने अपने लिए मार्केट बना ली थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो यहाँ पर ऑलरेडी पोर्चुगीज जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था गोवा में। उन्होंने गोवा में अपनी पूरा अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश किया हुआ था। और वो आए किस तरीके से थे, जैसे ये इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के लोग आए थे। इंग्लिश स्लिप सेल डाउन द अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप, मतलब ये गुड होप अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप जो है उसके चारों तरफ से घूमते हुए ये भारत पहुंचते थे। तो जब ये भारत आए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उससे पहले ही पोर्चुगीज यहाँ मौजूद थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे इंडियन मार्केट, इंडियन सामान की, इंडियन गुड्स की जो डिमांड थी उनमें खास चीजें क्या थी। इंडियन गुड्स में यानी कि भारतीय सामान में जो मुख्य चीजें थी वो थी कॉटन का कपड़ा जो होता है, फिर सिल्क, कॉटन और सिल्क ये दोनों ही कपड़े हैं, तो कॉटन और सिल्क के क्लॉथ्स की वहाँ बहुत डिमांड थी। इसके अलावा जो डिमांड थी वहाँ पे पीपर की, क्लोव्स की, कार्डामन और फिर सिनेमन, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लौंग, काली मिर्च, इलायची। इन सब चीज़ों की यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड थी, जो चीज़ें सिर्फ या मुख्य रूप से इंडिया में मिलती थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये सोच कर आई थी कि हम अपने अकॉर्डिंग सामान खरीदेंगे भारत से और फिर वापस यूरोप में जाकर ऊंची कीमत पर बेचेंगे, हायर रेट पर उसको सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी और जो कंट्रीज हैं वो आई हुई हैं अपनी अपनी कंपनीज के साथ, क्योंकि इन्होंने जो एलिजाबेथ की परमिशन ली थी अपनी महारानी की, वो परमिशन ये थी कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी, तो अपनी देश की कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन दूसरे देशों पर तो इनका कंट्रोल नहीं है। तो फ्रांस दूसरा देश है, डच, पोर्चुगीज जब हम बात करें तो ये दूसरे दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। तो हॉलैंड, पोलैंड ये सब तो आएंगे ही, तो सब आ रहे हैं और यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि ये अपने मन के हिसाब से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन के हिसाब से सेल नहीं कर पा रही थी। और यही यहाँ पर दिया गया है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्राइस जो है, अपना प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस करना पड़ा। लिखा ना, रिड्यूस द प्रॉफिट, भाई कीमत कम करनी पड़ी अपने सामान की, ताकि वो और देश के लोग जो है वो खरीद सकें, अदरवाइज वो खरीदेंगे ही नहीं, इनका सामान महंगा रहेगा। तो इसलिए सामान की कीमत इन्हें कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हुआ ये कि जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनीज, इनके बीच में झिटपिट यानी कि बैटल्स चलने लगे। छोटी छोटी बातों पे इन पे छोटी छोटी झड़पें होने लगी और इसका असर इतना पड़ा धीरे धीरे कि जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज थी, ये इन कंपनीज के साथ साथ कंट्रीज खुद भी आपस में बैटल में उतर आई, इनमें लड़ाइयाँ होने लगी। तो ये तो था
पूरी पिक्चर जो हम देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज की, कि उनकी पूरी पिक्चर अगर ईस्ट की कंट्रीज से जोड़कर देखें तो क्या निकलती, तो ये पूरी पिक्चर निकलती है। लेकिन इस पिक्चर का एक पार्ट और भी है, वो पार्ट है भारत का, बंगाल का स्पेशली जब हम बात करें तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंस की बात करें कि यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर हुआ ये कि जब हम बात कर रहे हैं 1651 की, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी हुगली नदी के किनारे पर, हुगली रिवर के पास, जो है बंगाल में। और इन्होंने धीरे धीरे अपनी कंपनी को अपने इतना एक्सटेंड कर लिया, इतना एक्सपेंड कर लिया, यानी कि इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने काफी सारे एरिया पर, उन्होंने अपनी बड़े एरिया पे फैक्ट्री बना ली। कहाँ तो छोटा सा एरिया था जिसमें ये, जहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1651 में, लेकिन 1696 तक आते आते इनकी फैक्ट्री, इनका एरिया इतना बड़ा हो गया था कि इन्होंने भारत के 3 गांव जमींदारी पर ले लिए। और जमींदारी का लेने का मतलब था कि अब ये उन गांवों से रेवेन्यू ले सकते थे, टैक्स ले सकते थे। जब टैक्स लेंगे तो वेल्थ यानी कि धन हाथ में आएगा, धन आएगा तो इन्हें इंग्लैंड से धन लाने की जरूरत नहीं है भारत में सामान खरीदने के लिए, भारत का सामान भारत के धन से खरीदेंगे और उसे यूरोप में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेचेंगे। तो जिन 3 गांवों की इन्होंने जमींदारी ली, राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की, जिन्होंने जहां जो पावर इन्होंने खरीदी, उसमें ही एक विलेज था कलिकाटा। और ये कलिकाटा जो है, यही बाद में जाके कैलकाटा या कोलकाता के नाम से हम आज इसे जानते हैं, जिसे आज हम कैपिटल ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता। जैसे बहुत सारे लोग कलकत्ता बोलते हैं, बहुत सारे लोग कोलकाता बोलते हैं। तो ये उस जमाने में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। और इतना, अब हम कह रहे हैं ना, छोटे से एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री बनी, वो फैक्ट्री इतनी बड़ी हो गई और उसके बाद वो फैक्ट्री 3 गांव का एरिया इन्होंने ले लिया। तो 3 गांव की जब जमींदारी इन्होंने ले ली, तो उन्होंने उस पूरे 3 गांव को और अपनी फैक्ट्री को चारों तरफ से फोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी। फोर्ट अराउंड का मतलब आपको पता ही है, फोर्ट बनाने का मतलब होता है चारों तरफ पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवार बनाना, जैसे आप देखते हैं मूवीज में, देखते हैं कई सीरियल्स में आपने देखा होगा, जैसे हम देखते हैं महाराणा प्रताप, शिवाजी, जोधा अकबर। इसके अलावा आपने कुछ मूवीज देखी होंगी जिसमें आपने देखा है दूर से एक किला दिखाते हैं और उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, तो इसी को बोलते हैं फोर्ट। फोर्ट का मतलब ही है चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवार होना, ईंटों की नहीं, पत्थरों की दीवार होना, बहुत मजबूत दीवारें होती हैं ये। अब कंपनी ने क्या किया, एक तो इन्होंने जमींदारी ले ली भारत, अब इन्हें भारत बाहर से धन लाने की जरूरत नहीं, यहीं का धन यहीं पर इस्तेमाल करो। और इसके अलावा इन्होंने एक खास काम ये किया कि जो मुगल एम्पायर औरंगजेब था, जिसको हम कह रहे हैं लास्ट एम्परर था, जो पावरफुल था, इन्होंने उससे एक परमिशन ले ली। उस परमिशन को बोलते हैं फरमान। फरमान का मतलब होता है हिंदी में आदेश, आदेश या परमिशन, ठीक है। इन्होंने उनसे एक फरमान ले लिया और उस फरमान के अकॉर्डिंग हुआ ये कि अब ये बिना टैक्स पे किए ट्रेड कर सकते थे। मतलब यहाँ पे लिखा है राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकते हो। जैसे हम, आपने देखा होगा, आज हम कोई सामान खरीदे, मान के चलो आपने कोई टूथपेस्ट खरीदा, आप उसे देखना, उस पर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब हम जब उस सामान की कीमत दे रहे हैं तो हम उसमें ऑलरेडी टैक्स भी पे कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम सड़क से कहीं जाते हैं तो हम वहां पे टैक्स पे करते हैं, लिखा होता है टोल टैक्स, टैक्स देते हैं। तो हम चीजों पर टैक्स देते हैं, हम ट्रेड करते हैं उसका भी हम टैक्स देते हैं। तो इन लोगों ने परमिशन ले ली कि भैया टैक्स जो है अब हमें नहीं देना पड़ेगा। भाई औरंगजेब ने परमिशन दे दी, क्योंकि औरंगजेब जो एम्परर था उस टाइम पर। अब इससे हुआ क्या, क्योंकि औरंगजेब की हमने कहा कि डेथ हुई 1707 में। अब उससे पहले ही इन लोगों ने ये फरमान जो है इनको मिल गया था कि अभी आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। अब जब ये फ्री ट्रेड करने लगे, तो क्योंकि इनकी कंपनी जो है वो हुगली रिवर के पास है, हमने बात की ना हुगली रिवर के पास है, और हुगली रिवर कहाँ है, हुगली रिवर है बंगाल में, क्योंकि हम बंगाल की तो बात ही कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, जब ये फ्री ट्रेड करने लग गए तो बंगाल का जो राजा है, नवाब है, उन्हें नवाब के नाम से जाना जाता था, तो जो वहां का नवाब है,
टैक्स की कमी हो गई। जब टैक्स की कमी हो जाएगी तो वो अपनी मिलिट्री को सैलरी कहाँ से देगा, वो अपने स्लेव्स को सैलरी कहाँ से देगा, वो दूसरे लोगों को सैलरी कहाँ से देगा, वो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगा जब उसके पास टैक्स नहीं आएगा। तो टैक्स ही जो है वो मेन इनकम होता है। तो इस फरमान का यूज करना था सिर्फ कंपनी को अपने लिए, लेकिन हुआ ये कि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे, अपना व्यापार भी करने लगे कंपनी के अलावा प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो भी उस पर टैक्स नहीं देते थे। मतलब कंपनी टैक्स ना दे तो समझ में आता था, शायद नवाब के लिए इतनी मुश्किलें नहीं होती, लेकिन ऑफिसर्स ने भी ट्रेड का के बदले में टैक्स देने से मना कर दिया। अब हुआ ये कि बिल्कुल टैक्स आना बंद हो गया, पूरा का पूरा जो है सिस्टम हो गया खराब। अब इसकी वजह से जब बिल्कुल भी रिवेन्यू बंगाल के पास नहीं आ रहा था, तो मुर्शिद कुली खां जो उस वक्त का नवाब था यानी कि राजा था, उसने इसको अपोज किया, यानी कि कंपनी को अपोज किया। और हुआ ये, अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, शायद नेक्स्ट वर्कशीट में हम उस सारे बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध हुआ, बैटल हुआ। तो लेट्स सी आज की इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा। एक और स्पेशल खास बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी माय डियर स्टूडेंट, हम क्योंकि हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री की जो वर्कशीट और हिस्ट्री की जो बुक्स होती हैं, इसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। हो इसलिए जाता है कि आपको अगर सब कुछ जानना है कि जो लिखा है उसका क्या मतलब है, क्या है, कैसे है, तो उसे जब हम समझाते हैं तो थोड़ी वर्कशीट बड़ी हो जाती है। लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको अच्छे से पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। और आपको मैं ये समझकर पढ़ा रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, और मैं क्लास में एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ। तो आपको सभी ध्यान से सुनना, पढ़ना, समझना और याद रखना है, ताकि ये आपके लिए काम आए। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें पूछा हाउ, अब हमें बताने कैसे। तो उसके हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे। इनको सोल राइट मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी नहीं आएगी। और उससे हुआ क्या, हुआ ये कि अब ये किसी भी ईस्ट के कंट्री से सामान को खरीदकर अपने हायर प्राइस पर बेच सकते थे। तो ये हैं दोनों पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, इंडिया वर यूज्ड टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट, व्हाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज। मतलब ये तो सोच कर आए थे कि हम हायर रेट पर अपना सामान बेचेंगे, सेल करेंगे और हमें उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा क्या हो गया जिससे इनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गया। और ऐसी कौन सी चीजें थी जो यूरोप में या यूरोपियन मार्केट्स में पसंद की जाती थी, भारत की ऐसी कौन सी चीजें थी। तो मैंने आपको बताया ही, कॉटन और सिल्क ये एज अ क्लॉथ बहुत पसंद किए जाते थे। उसके अलावा हमने बात की पीपल, क्लोव्स, कैर्डमन, सिनेमन, इन सब चीज़ों की हमने बात की। और इनको नुकसान क्यों हो गया, इनका प्रॉफिट जो डिक्रीज क्यों हुआ। प्रॉफिट डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ इंग्लैंड की ही तो एक कंपनी आ सकती थी, लेकिन बाकी कंट्रीज की कंपनीज तो आ सकती थी, जिसमें फ्रांस, डच, हॉलैंड, पोलैंड, इन सब की हम बात कर रहे हैं। वो यहाँ आ रही हैं और अपना ट्रेड कर रही हैं, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। थर्ड क्वेश्चन, नवाब जो है बंगाल का, उसने कंपनी को अपोज क्यों किया। कंपनी को अपोज करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि रेवेन्यू सिस्टम पूरा खराब हो गया था बंगाल का, कोई भी टैक्स नहीं मिल रहा था उनको, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए बंगाल के नवाब ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज किया। अब है फोर्थ क्वेश्चन, हमसे कहा गया है कि अगर आपको कोई सोल राइट मिल जाए तो एक एग्जाम्पल दीजिए अपनी जिंदगी से कि क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर आपको अपनी जिंदगी से लिखना है, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आसान हो जाए इसलिए मैंने इसके लिए एक आंसर लिख दिया है। आंसर बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंस्पायर होते रहें, एनर्जेटिक रहें। और हमें ये इंस्पिरेशन और एनर्जी मिलती है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपके प्यार से।
और आपको वो प्यार जो है हमें मिलता है आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करें। ऑप्शन को क्लिक करते ही कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। और अब आपको सारी वीडियो आपके अपने इनबॉक्स में, नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपना काम इजीली कर सकते हैं और इन इंपॉर्टेंट वीडियोस को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जिसको नॉलेज है वर्कशीट की, आपके चैप्टर की, वो आपको डिटेल में पढ़ा सकता है। अदरवाइज सेम टू सेम पढ़कर आगे निकल जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ आप अच्छा सीखें, साथ में सीखें। तो अब मैं आपको बता रही हूँ चौथे क्वेश्चन का आंसर। मानकर चलिए आपको सोल राइट का मतलब मोनोपोली भी होता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ शुरू में। मानकर चलिए कि जो मम्मी है घर में, मदर है, उनके अफेक्शन और लव पर हमारी अपनी मोनोपोली हो जाए, सोल राइट हो जाए, तो क्या होगा? हम तो घर के राजा हो जाएंगे, सब कुछ मम्मी हमारे लिए ही करेंगी, लेकिन घर के जो बाकी लोग हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उन्हें टाइम पर खाना नहीं मिलेगा, उन्हें टाइम पर साफ कपड़े नहीं मिलेंगे, उन्हें टाइम पर केयर नहीं मिलेगी, कुछ भी उनको टाइम पर नहीं मिल पाएगा। तो अगर किसी एक व्यक्ति को कोई भी मोनोपोली मिल जाती है तो इससे बहुत सारे इफेक्ट और इफेक्ट पड़ते हैं, अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं, और वो सिर्फ हम पर नहीं हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ते हैं। तो ये लिख दिया है मैंने आपके लिए आंसर। और क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी नॉलेजेबल वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।